नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली कक्षा में हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लगभग 30 से 32 प्रश्नों पर चर्चा की। आज की कक्षा में हमें लगभग 70 प्रश्न से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करनी है। देखते हैं कितने प्रश्नों पर चर्चा हो पाती है। प्रयास रहेगा कि इसी कक्षा में हम इसे पूरा करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा की और आप लोग जान पाए होंगे कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली कक्षा में लगभग सारे प्रश्न वो थे जो जेएलओ के पेपर में पूछे गए थे, एक से बढ़कर एक प्रश्न थे। आज की कक्षा में जेएलओ के कुछ प्रश्न और उसके अलावा भी बहुत सी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यूट्यूब के जो विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड को समर्पित पॉलिटिकल एकेडमी हमारा मोबाइल ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड करें। स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान से यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का मानस बना रहे हैं, तो आप हमारे बैच नंबर 9 से 10 से जो भी आपको बैच नंबर हमारे ऐप पे मिल रहा है उससे आप जरूर जुड़े। ये 4-in-1 बैच है। क्या है इसमें, 1 मिनट में अपनी बात पूरी करके सीधे मैं प्रश्नों पर आऊंगा। स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें रहेगा, राजनीति विज्ञान का। और आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के प्रश्नों की प्रकृति बहुत बदल चुकी है और उसी के अनुरूप आपको कंटेंट मिलेगा। नोट्स आपको टाइप किए हुए मिलेंगे पूरे के पूरे और काफी गुणवत्तापूर्वक कंटेंट है। आप लोग हमारे ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं। 5000 प्लस प्रश्नों के एमसीक्यूज के वीडियो हल आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियो हल। ये अपने आप में एक अनुपम प्रयास है। ये एक ऐसा प्रयास है जिसकी विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद रिवीजन करने के लिए। उसके अलावा 5000 प्लस प्रश्नों की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये टेस्ट सीरीज परीक्षा से पहले उपलब्ध करवाएंगे, कुछ टेस्ट हमने उपलब्ध करवा रखे हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात यह है वो कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी का जिस प्रकार से महत्व बढ़ता जा रहा है, लगातार यहां से बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 11th और 12th की एनसीईआरटी का संपूर्ण पाठ्यक्रम, उसके एमसीक्यूज, उसके नोट्स, ये सारे आप लोगों को इसमें मिलेगी और इस सब की वैलिडिटी, वैधता रहेगी 2 वर्ष। लेकिन जिस परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से आप इससे जुड़ रहे हैं, उस परीक्षा की तैयारी तक इसकी वैधता कम से कम हम लोग रखेंगे। तो आपको यदि हमारा कंटेंट ठीक लगे तो आप लोग पॉलिटिकल एकेडमी, ये हमारा लोगो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, पॉलिटिकल एकेडमी ऐप को अपने मोबाइल से प्ले स्टोर से अवश्य डाउनलोड करें। कंटेंट में जाकर डेमो क्लासेस में आप हमारे कंटेंट को देखें, वीडियो को देखें। यूट्यूब पर सैकड़ों वीडियो हैं। यदि आपको लगता है कि पॉलिटिकल एकेडमी आपके सारथी की भूमिका निभा सकती है आपके लक्ष्य की प्राप्ति में, तो आप अवश्य जुड़िए। आइए सीधे हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने है 32, क्योंकि 31 तक हम पहले बात कर चुके हैं। संविधान का जो आर्टिकल है 144, यह आदेशित करता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी जो प्राधिकारी है, जो सिविल और न्यायिक है, वो किसके सहायक होंगे। अनुच्छेद 144 चूंकि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, स्वाभाविक है इसका उत्तर रहेगा उच्चतम न्यायालय। और हमने बात की थी अनुच्छेद 144 में कि जितने भी जो सहायक सिविल और न्यायिक अधिकारी है वो सब उच्चतम न्यायालय के सहायक रहेंगे, उनकी सहायता करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के सिविल और आपराधिक, दीवानी और फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार को दर्शाया गया है। इसका उत्तर तो सीधा सा हो जाएगा कि अनुच्छेद 133 जो है वो आप लोगों की सिविल से संबंधित है, दीवानी से संबंधित है। अनुच्छेद 134 जो है वो आप लोगों की फौजदारी से संबंधित है, आपराधिक से संबंधित है। अनुच्छेद 134 कैपिटल ए के तहत उच्च न्यायालय के विरुद्ध जब उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है तो उच्च न्यायालय इस संदर्भ में प्रमाण पत्र देने के संदर्भ में प्रावधान अनुच्छेद 134 कैपिटल ए में है। 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत इसको जोड़ा गया था, या इसमें कुछ संशोधन करके इसको नया जोड़ा गया 134 कैपिटल ए। तो लेकिन यहां मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपीलीय अधिकारिता वापिस ठीक से समझा रहा हूं। मैंने वहां इस प्रकार से नहीं पूरा दिया था, आप इसको जरूर अपने नोट्स में थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं। आप पीछे नोट्स में जो है इसको लिख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अपीलीय अधिकारिता। 2 प्रकार की अधिकारिता के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है सुप्रीम कोर्ट टॉपिक में, एक प्रारंभिक अधिकारिता और दूसरा है अपीलीय अधिकारिता। प्रारंभिक अधिकारिता का मतलब होता है ऐसे मामले जिनकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, उसको हम प्रारंभिक कहते हैं। अपीलीय अधिकारिता के संदर्भ में जो प्रावधान है उसके संदर्भ में सीधा सीधा यदि आपसे आर्टिकल पूछे तो आप अनुच्छेद 132 की तरफ जा सकते हैं।
हम अपीलीय अधिकारिता को 4 भागों में बांट रहे। कितने भागों में बांट रहे? 4। सबसे पहले सांविधिक जो मामले होते हैं, यानी कि ऐसे मामले जिसमें संविधान का प्रश्न निहित है और अनुच्छेद 132 के तहत। इसके बाद में सिविल मामले अनुच्छेद 133 के तहत। तीसरा फौजदारी मामले या आपराधिक मामले अनुच्छेद 134। और यह हो गया विशेष इजाजत से अपील, और ये हो गया अनुच्छेद 136। ये 4 कंडीशन मैंने आप लोगों के सामने रखी है और इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में अपील की जा सकती है। सांविधिक मामले, सिविल मामले, फौजदारी मामले, विशेष इजाजत से अपील। आर्टिकल सीधे सीधे याद रखने, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134 और अनुच्छेद 136। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील की जा सकती है, चाहे संवैधानिक है, सिविल है, फौजदारी है। अनुच्छेद 134 कैपिटल ए के तहत यदि हाई कोर्ट उसे प्रमाण पत्र दे देता है, लेकिन यदि ऐसे मामलों में प्रमाण पत्र नहीं भी दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट विशेष इजाजत दे सकता है ऐसे मामलों की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए अनुच्छेद 136 के तहत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, हैबियस कॉर्पस जो है, उसको निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी, सरकार और निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी इसको जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकार में बहुत डिटेल में हमने चर्चा की। अभी भी प्रश्न देखो, जेएलओ के पेपर के चल रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करके प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद जो 50 है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। नीति निर्देशक तत्वों में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक की बात कही गई है। 36 ये मैंने जानबूझकर लिया है, हालांकि मैंने कहीं नहीं करवाया है। जेएलओ के पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि अपने इस प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी, फिर भी मैंने ले लिया, बाई चांस प्रश्न रिपीट हो जाए तो। उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग पर मदिरा शराब का प्रतिबंध किस वाद में किया? तमिलनाडु राज्य बनाम के बालू वाले मामले में। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए ये एक ही पेपर में 2 बार प्रश्न रिपीट हो गया। पढ़ाते समय मैंने बार बार कहा था, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी तैनाती, उनकी पदस्थापन, उनकी पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? ध्यान रखना कि तो राज्यपाल के द्वारा जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आजकल हु बैर एक्ट की लैंग्वेज पूछी जा रही है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है आपको बैर एक्ट की पूरी लैंग्वेज दे रहे हैं। उसको कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं कक्षा में, लेकिन आप यदि बिना कक्षा नोट्स को देखेंगे तो आपको बड़े जटिल लगेंगे, क्योंकि वो बैर एक्ट की लैंग्वेज है। उसमें मैं कुछ चेंज करूंगा तो आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हुबू लैंग्वेज पूछी जाएगी, वहां साधारण लैंग्वेज पूछी नहीं जाएगी, तो उसके लिए वो उसी को पढ़ना जरूरी है। बस उसको सरल हम कक्षा के माध्यम से आपको करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती, पदोन्नति की जाती, पदस्थापन किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 134, ये तो अनुच्छेद है 233, अनुच्छेद 234 के में इस बात का प्रावधान है कि जिला न्यायाधीश से भिन्न जो न्यायिक अधिकारी है उनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल अपने द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत करेंगे। इस बात का उल्लेख है अनुच्छेद 134 में, 234 में। बहुत ढंग से इस बात को आपको समझने का प्रयास करना है। क्या कहा मैंने? सबसे पहले राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, लेकिन राज्यपाल इस द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार करेंगे। लेकिन राज्यपाल अपने द्वारा इस हेतु बनाए गए नियमों के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों के अलावा जो न्यायिक अधिकारी उनकी नियुक्ति करने से पहले वो परामर्श लेंगे। किससे? यहां दो लोगों से परामर्श लिया जाएगा। एक राज्य लोक सेवा आयोग, ध्यान रखना यहां लिखा हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग, एसपीएस से, राज्य लोक सेवा आयोग। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यहां राज्य लोक सेवा आयोग लिखा हुआ। दूसरा, उस राज्य के संदर्भ में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय के परामर्श से। कितनी जबरदस्त बातें हैं। अनुच्छेद 234 के तहत जिला न्यायाधीशों से भिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, लेकिन इससे पूर्व वो परामर्श लेंगे राज्य लोक सेवा आयोग, और उच्च न्यायालय से परामर्श लेने के बाद राज्यपाल इस संदर्भ में निर्धारित जो नियम है उस नियमों के तहत उनकी नियुक्ति करेंगे। बहुत जबरदस्त बातें हैं, आप इसको समझने का प्रयास करें। और ये भी जेएलओ के पेपर का प्रश्न। एक और,
उच्च न्यायालय में आयु संबंधी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है। जेलों के पेपर में कोई प्रश्न छोड़ा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जितने बन सकते थे सारे लिए, कुछ फैक्ट को छोड़ दिया जाए, वो आगे हम फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेंगे। उच्च न्यायालय के आयु संबंधी कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर प्रश्न का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैं दो चीजों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अनुच्छेद 124 का जो खंड है, अनुच्छेद 124 में 2A एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, ये 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत, और 24 अनुच्छेद 124 के खंड 2 में जो कैपिटल जो ए है, ये नया एक आर्टिकल जोड़ा गया। जैसे 124 का खंड 2 में फिर कैपिटल है, और उसमें यह प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के, पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूं, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु के संदर्भ में कोई प्रश्न उठता है तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से उसकी आयु का निर्धारण किया जाएगा जिसके संदर्भ में संसद के द्वारा निर्धारित की जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 217 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के संदर्भ में, अनुच्छेद 217 के खंड 3 में है, और यह अनुच्छेद 217 का खंड 3 भी 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत जोड़ा गया। इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि यदि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के आयु के संदर्भ में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ध्यान रखना, कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, ध्यान रखना, संबंधित हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा आप लोगों के 2, 38 में उत्तर तो हो जाएगा आप लोगों के 2 कि भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की आयु के संदर्भ में कोई प्रश्न है, लेकिन वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करेंगे, और भारत का मुख्य न्यायाधीश है, यहां ध्यान रखना, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है। आपको घुमाया जा सकता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के आयु के संदर्भ में प्रश्न का निर्धारण करेंगे, और पहला ही विकल्प दिया जाएगा राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, दूसरा राष्ट्रपति के द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा, और तीसरा राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनके आयु के संदर्भ में प्रश्न का निर्धारण किया जाता है। और यहां जबकि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में क्या है, संसद द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार प्राधिकारी के द्वारा निर्धारण किया जाएगा। यह अंतर आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, एक यहां पूछ लिया हाईकोर्ट वाला, आगे दूसरा भी आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में राजस्थान न्यायिक अकादमी की स्थापना कब की गई? 24 जनवरी वर्ष 2007। ये प्रश्न पूछा गया था पंजाबी थर्ड ग्रेड 2023 में, और उसका आंसर 24 जनवरी 2007 माना गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा कार्य का अर्थ है, तो न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करना कि जो संसद ने या कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो संवैधानिक है कि नहीं, उसकी जांच करना जो है सुप्रीम कोर्ट का कार्य है, हाईकोर्ट का भी कार्य है। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? स्कूल व्याख्याता 2022 का प्रश्न है, बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। आप जरा देखिए कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 में है। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किसको बनाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को। यहां वरिष्ठता का उल्लेख नहीं, वरिष्ठतम न्यायाधीश का प्रावधान नहीं। सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, या वो कार्य करने में असमर्थ है, या वो अनुपस्थित है। तो ये सीधी बात है कि ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहां अनुच्छेद 126 होगा, 124 नहीं है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 बिल्कुल सही है, और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की चाहिए पूर्व सहमति। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति शब्द है, ध्यान रखना, पूर्व सहमति। अनुमति नहीं लिखा हुआ है, सहमति शब्द लिखा हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 के तहत, जबकि हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होता है अनुच्छेद 215 के तहत। अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत हम बात कर चुके हैं। 136, तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के 1। यह सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान प्रिंसिपल सीट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? मैंने एक टेबल आप लोगों को दे दी है, और नोट्स में आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगी। और उस टेबल में हमने बता रखा है कि जो जोधपुर जो मुख्यालय है,
जोधपुर जहां हाईकोर्ट का मुख्यालय है उसके अधीन 19 जिला न्यायालय आते हैं, और जो जयपुर जो इसकी पीठ है जयपुर, इसके अधीन जो है 17 जिला न्यायालय आते हैं। टोटल 36 जिला न्यायालय हैं, टोटल 36 जिला न्यायालय। आप कहोगे सर 33 जिले हैं लेकिन 36 कहते हैं, तो जोधपुर और जयपुर में ज्यादा है, उसके कारण ये जो 36 हो जाती है। तो 19 कौन से जोधपुर में है और 17 कौन से जयपुर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जिला न्यायालय, वो आपको उस लिस्ट से आप लोगों को याद करना होगा, तभी ऐसे प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। ये सीधे सीधे तथ्य है, ये सीधे सीधे फैक्ट है, वो याद करने ही होते हैं। और इसका उत्तर है आप लोगों के झालावाड़। तो झालावाड़ जो है जयपुर के अंतर्गत आता है। मुख्य स्थान प्रिंसिपल सीट जो हमारी जोधपुर में है उसके अधिकार क्षेत्र में बांसवाड़ा आता, डूंगरपुर आता, प्रतापगढ़ आता, लेकिन झालावाड़ जयपुर अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में ही है, सुप्रीम कोर्ट में ही है। हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों के स्थान पर अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, लेकिन तदर्थ न्यायाधीशों का वहां प्रावधान नहीं है। तदर्थ न्यायाधीश वो होते हैं जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को जब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है गणपूर्ति के अभाव में, तो उनको तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। जबकि अपर न्यायाधीश हाईकोर्ट में कार्यों में वृद्धि होने पर 2 वर्ष के लिए इनकी जो है नियुक्ति की जा सकती है। अगला देखिए, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में नहीं, उच्च न्यायालय में इनकी नियुक्ति नहीं होती, तो केवल एक इसमें सही है। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 128, और आप जानते हैं कि अनुच्छेद 128 के तहत उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है। और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उपस्थित होने के लिए अनुरोध कर सकते हैं कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन कर सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। क्या है? पूर्व सहमति। आप जरा देखिए, कॉलेज व्याख्याता 2020 का प्रश्न है, और इससे बेहतर प्रश्न और क्या हो सकता है? बैरेक्ट की हुबू लैंग्वेज का इससे अच्छा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। यहां देखिए, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, राष्ट्रपति का अनुमोदन, राष्ट्रपति की सहमति। तो ध्यान रखना, यहां है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति, और ये तभी पकड़ हो पाएगी जब आप बार बार इन चीजों को देखेंगे। नोट्स में आप लोग रफ रजिस्टर में बार बार इनको लिखेंगे तो ये चीजें आप लोगों की क्लियर होगी। आप चाहो कि यूं ही बैठे बैठे सोए सोए टहलते टहलते पीडीएफ को पढ़ लिया, नोट्स को पढ़ लिया, वीडियो देख लिया, काम नहीं होने वाला है। आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे, चार्ट बनाने पड़ेंगे, आपको रफ रजिस्टर में मेहनत करनी पड़ेगी। कौन से क्या है, कैसे क्या है, तथ्यों को याद करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। निम्नांकित में से कौन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे? देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों का कॉलेज व्याख्याता 2020 में प्रश्न पूछा गया। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप भारत के सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के नाम आपको याद रहेंगे, और तो कोई तरीका है नहीं। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की सूची आप लोगों को दे रखी है, उसमें कहीं पर भी जस्टिस एन राजगोपाल अयंगर का नाम कहीं पर भी नहीं है। जबकि जस्टिस जेसी शाह जो है वो हमारे 12वें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। हमीदुल्ला बैग जो है 15वें रहे हैं, और सरकार जो है 8वें रहे हैं। ये हमीदुल्ला बैग 15वें है। ठीक है, तो ये कितने क्रम पर न्यायाधीश की लिस्ट में आपको सूची में मिल जाएगा, वो मैंने बताने का आपको प्रयास किया है। निम्नांकित में से किसके परामर्श करने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकते हैं? कॉलेज व्याख्याता 2020 का प्रश्न है। अनुच्छेद 222 के तहत भारत के राष्ट्रपति एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाईकोर्ट में जो है स्थानांतरित कर सकते हैं, और इस संदर्भ में उन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट के या भारत के मुख्य न्यायाधीश, देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश का मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का ही मुख्य न्यायाधीश है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद वो उनका स्थानांतरण कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि कॉलेजियम भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो 1+4 सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श के बाद सिफारिश करता है। और इस संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन, जहां से उसका ट्रांसफर किया जा रहा है और जिस हाईकोर्ट में उसका ट्रांसफर किया जाता है उससे भी परामर्श की जाती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम जैसी किसी शब्दावली का उल्लेख नहीं है। आप लोग जानते हैं कि कॉलेजियम शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले 1998 में किया गया, और कॉलेजियम प्रणाली प्रारंभ जो सबसे पहले हुई थी वो 1993 में हुई थी। सेकंड जजेज केस में ये प्रारंभ हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल इतना लिखा हुआ है कि एक न्यायालय से, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों का स्थानांतरण भारत के राष्ट्रपति करेंगे, और इस संदर्भ में वो भारत के जो है जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे जो है परामर्श करने के पश्चात वो लेंगे। यहां परामर्श शब्द है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत के उच्च न्यायालय के निम्नांकित में से किस दिनांक को आईसी गोलकनाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 1967 वाद में अपना निर्णय दिया? मैंने नोट्स में कई जगह आजकल मैं
हर जो है मामले की दिनांक दे रहा हूं, क्योंकि ये कॉलेज व्याख्याता 2020 में प्रश्न पूछ लिया गया था कि 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला आया। सब ये याद जरूर रखते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले का निर्णय 24 अप्रैल 1973 को दिया गया। प्रश्न क्या पूछ लिया गया, गोलकनाथ वाला निर्णय कब दिया, और 1967 में सबको पता है। और देखिए चारों विकल्प में 1967 है। ये प्रश्न पूछने का एक मैं कह रहा हूं उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है ये। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला बड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए हम सब जानते हैं कि 24 अप्रैल 1967 24 अप्रैल 1973 को वो डिसीजन दिया गया था। प्रश्न वो नहीं पूछा। पेपर बनाने वाले को भी पता है कि ये इस प्रश्न का उत्तर तो सबको ही पता है, इसको पूछने से क्या फायदा। और बात सही भी है, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सभी को पता है वो पूछने का मतलब तो है उस प्रश्न को जीरो करना है, उस प्रश्न को जीरो करना है। यदि आपको पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं तो सभी सही करके आएंगे, मान के चलिए। जो थोड़ी बहुत पढ़ के जाएगा वो भी ठीक करके आएगा, तो उस प्रश्न का कोई मेरिट निर्धारण में योगदान नहीं होता है। मेरिट निर्धारण में ऐसे प्रश्नों का योगदान होता है, और ऐसे प्रश्न छोड़ने वाले होते हैं यदि हमने ठीक से पढ़कर नहीं गए तो। आप कैसे तय करेंगे 27 फरवरी है, 28 फरवरी है? देखिए 4 लगातार, 27 फरवरी, 28 फरवरी, फरवरी 28 के, तो फिर 1 मार्च और 2 मार्च। जिन्होंने भी ये एग्जाम दिया था, मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का उत्तर दिया होगा, दिया तो गलत ही दिया था, ये मान के चलिए। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आ गए तो हमारा प्रयास ये रहता है कि फिर हम सभी मामलों की डेट याद करके जाएं, न केवल वर्ष याद करें बल्कि दिनांक भी हम लोग याद करें। ठीक है, इसके कारण मैंने इस प्रश्न को यहां पर वापस लिया है। उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? मैंने नोट्स में ये पढ़ाया जरूर नहीं है मैं, लेकिन मैं लास्ट में बता भी दूंगा। ये मैंने नोट्स में आपको कई प्रकार की सूचियां दी है। राजस्थान हाईकोर्ट के वो न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट के वो न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। राजस्थान हाईकोर्ट के वो न्यायाधीश जो किसी अन्य हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने, अन्य हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने। राजस्थान हाईकोर्ट के वो न्यायाधीश जो किसी अन्य न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। ये सारी सूचियां मैंने आपको दे रखी है, वो सूचियां आप देखेंगे तो ये आपका हल हो जाएगा। कहां से दी? हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है ओरिजिनल, उसमें सारी चीजें दे रखी है और वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये हाईकोर्ट की जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो वेबसाइट है उसमें सब दे रखा है, कौन से न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, हाईकोर्ट के न्यायाधीश, कौन से जो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, कौन से राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश है जो अन्य न्यायालयों के जो है मुख्य न्यायाधीश बने, सब कुछ दे रखे हैं। अन्य राज्यों के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, स्पष्ट दे रखा है। वहां से ये सूची है, और उस सूची के अनुसार जो है न्यायाधीश आर.सी. लाहोटी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे। ये प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से, यानी कि आर.सी. लाहोटी उच्चतम न्यायालय के तो न्यायाधीश रहे लेकिन वो राजस्थान न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहते। इसके अलावा कासलीवाल, चौहान और माथुर, ये तीनों राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी क्या बने हैं? न्यायाधीश बने हैं। इस प्रकार के प्रश्न आप तभी हल कर पाएंगे जब इन फैक्ट को याद करके जाएंगे, जब उन सब न्यायाधीशों की सूची को आप लोग याद करके जाएंगे। मेरे पास नोट्स है, मैंने ये सारी आप लोगों को दे रखी है। यहां पर तो मैं पीडीएफ लेना भूल ही गया था। ये देखिए मैंने यहाँ सारी लिस्टें आप लोगों के लिए दे रखी है। आप ठीक से नोट्स को देखेंगे तो आप इस बात को महसूस करेंगे। सारे फैक्ट दे रखे हैं। यहाँ कैसे दिखाऊं, आपको दिखेगा नहीं। ये पूरी दे रखी। राजस्थान उच्च न्यायालय के 14 जो मुख्य न्यायाधीश है वो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बने। राजस्थान उच्च न्यायालय के 14 मुख्य न्यायाधीश जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। राजस्थान उच्च न्यायालय के 25 न्यायाधीश जो अन्य न्यायालयों में अन्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने। राजस्थान उच्च न्यायालय के 14 जो न्यायाधीश है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने। ऐसे मैंने सारी लिस्टें आप लोगों को दे रखी है और वेबसाइट से निकाल कर दी है। आप लोग बहुत ढंग से इनको तैयार कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीजें दे रखी है वहां। देखिए, तो देखिए ये फैक्ट है, ये तथ्य है। राजस्थान हाईकोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, ये फैक्ट है। इसको पढ़ाने की कहीं आवश्यकता नहीं, तो आपको रटने पड़ेंगे, लिख लिख कर याद करने पड़ेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगला, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। उसे किसी विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जा सकता है, उसको राजदूत बनाया जा सकता है, उसको राज्यपाल बनाया जा सकता है, उसको सरकार द्वारा गठित किसी समिति का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय की मूल क्षेत्राधिकारिता में शामिल, ये देखिए वर्ष 2013 में प्रश्न पूछा गया। हालांकि मूल अधिकारिता में केवल 2 राज्यों के बीच में विवाद, या राज्य और संघ के बीच में विवाद, या संघ और राज्य व राज्यों के बीच में विवाद है, उसी का उल्लेख है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल
अनुच्छेद 131 में। लेकिन ये प्रश्न 2013 में पूछा गया स्कूल व्याख्याता में, इसका उत्तर यह माना गया कि सभी मूल अधिकारिता में है। जैसे मूल अधिकारों का परिवर्तन, हालांकि देखिए मूल अधिकारों का परिवर्तन यानी मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास भी अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की याचिकाएं जारी की जाती है। लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट को भी तो ये अधिकारिता है। मूल तो हम उसको कहते हैं, जो अन्य कोई उसके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में विवाद, हालांकि आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कोई विवाद है तो उसकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय अंतिम रहेगा। हालांकि मूल अधिकारिता में इसका भी उल्लेख नहीं है, ये तो आर्टिकल 71 में है। अंतर सरकार विवाद, ये अनुच्छेद 131 के तहत अंतर सरकार विवाद जरूर है। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट यानी कि संघ और राज्यों के बीच में विवाद, संघ व राज्यों की, राज्य व राज्यों के बीच में विवाद और राज्य व राज्यों के बीच में विवाद है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 31 के तहत। तो इसका उत्तर तो केवल सी होना चाहिए, लेकिन कहीं सी विकल्प दे नहीं रखा है तो फिर अकेला सी नहीं दे रखा, फिर बेस्ट विकल्प का चयन करना पड़ेगा कि इन सब की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। हालांकि इसका उत्तर ए, बी और सी माना गया, हालांकि मेरे हिसाब से ए इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन माना गया है। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई उनके पास ऐसे तथ्य रहेंगे उसके आधार पर ये उत्तर माना गया। अब इसको डिलीट भी किया है तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हर जगह आंसर की वगैरह में यही उत्तर दे रखा है। चलिए आगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती, वारंट और अधिपत्र जारी करके, वारंट जारी करके यानी अधिपत्र जारी करके। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को गांठ बांध के याद रखना। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन यदि हाईकोर्ट किसी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। बाद के आर्टिकल में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 219 में नहीं लिखा हुआ, अनुच्छेद 219 के तहत शपथ दिलाते हैं, उसमें इस बात का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 219 में तो लिखा हुआ है कि राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो ये बहुत ढंग से याद रखना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति करते हैं, पहले ही विकल्प राज्यपाल देते हैं, तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप सब जानते हैं कि 1949 में जो अध्यादेश है, उस अध्यादेश के तहत जो है राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1949 के अध्यादेश में, और अधिसूचना जारी की गई थी राज्यपाल के द्वारा 25 अगस्त 1949 में, और स्थापना हुई 29 अगस्त 1949 में स्थापना हो गई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की। तो अधिसूचना तो 25 अगस्त को और जो है स्थापना 29 अगस्त 1949 को, और जोधपुर में इसका स्थापना की गई थी, जोधपुर। बाद में यदि हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भी उसकी धारा 49(2) में भी राजस्थान में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था और जोधपुर में उसको स्थापित किया गया था, तो 1949। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती, वही अभी बता दिया मैंने, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 124(2) में नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान है, और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान है अनुच्छेद 217 में। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुनरावलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट न केवल अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता, बल्कि वो उसे बदल भी सकता है। जैसे बैरूबारीवाद में हमने बताया 1973 का, बैरूबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। 1973 के केसवनंद मामले में कहा नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना हाईकोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा नहीं कर सकता। यह आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने लिखा होगा 137 अनुच्छेद 137। निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? इस प्रश्न का उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की पूरी सूची आप लोगों को याद होगी, और उस सूची में कहीं पर भी वीरेंद्र कुमार सिंघल का नाम नहीं है। जेएस वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये 16 नंबर के आप लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिलेगा। अरुण कुमार जो है 23 नंबर के हाईकोर्ट के, हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और जे.एम. पांचाल जो है 26 नंबर के जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। लेकिन वीरेंद्र कुमार सिंघल राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं। पी.एन. सिंघल रहे थे, P.N. सिंघल। क्या कहेंगे इस प्रश्न के बारे में? आप लोग सोचिए एक मिनट के लिए।
ये प्रश्न आपको ये संकेत दे रहे हैं कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है और किसमें मूल्यांकन अधिकारी 2020 का प्रश्न है। यहां दे दिया वीरेंद्र कुमार सिंघल, जबकि सही नाम है पीएन सिंघल। पीएन सिंघल तो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, लेकिन वीरेंद्र कुमार सिंघल राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। आप समझ रहे हैं ना इस बात को। अगला देखिए, ये तो हो ही गया। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई? अमेरिका से हुई थी। आप सब जानते हैं, बहुत सरल प्रश्न है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु, ये प्रश्न आ गया, देखिए पहले चर्चा कर चुके हैं हम लोग। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका निर्धारण कौन करेगा, उपबंध कौन करेगी? संसद करेगी। यह प्रावधान जोड़ा गया 15वें संविधान संशोधन 1963 के तहत। यह प्रावधान भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। आगे देखिए, किस न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने, किसी न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने प्रस्तावक जरूरी है? 50। जबकि यदि आपको लोकसभा में लाना है तो 100, राज्यसभा में लाना है तो 50। कब ला सकते हैं किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव? कदाचार और अक्षमता या असमर्थता, अक्षमता, इन दो आधारों पर ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता। शर्त यह है कि 150 के हस्ताक्षर होने चाहिए। दो ही आधार है, संविधान का उल्लंघन करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर भारत के राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ में साझा कर रहा हूं। आइए सुमेलित कीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 215 की कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 215 के तहत हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होता है। तो ए में हो गया 4 आप लोगों के, तो ए में 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। अनुच्छेद 222(3) बराबर आर्टिकल है, तो किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण जो है इसके तहत है। तो इसमें एक है लेकिन इसमें नहीं, तो उत्तर तो हो गया आप लोगों के ये। अनुच्छेद 226 के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और अनुच्छेद 227 बड़ा महत्वपूर्ण है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति, लेकिन सशस्त्र बल से संबंधित जो न्यायालय स्थापित किए गए हैं किसी विधि के द्वारा, उनका अधीक्षण हाईकोर्ट नहीं कर सकता है। आगे आइए, हाँ उत्तर तो सही लगा है ना, डी में 1, डी में 2, डी में 2, ठीक है। हाँ कई बार ये दिक्कत हो जाती है। अगला, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये प्रश्न मैंने जानबूझकर रखा। ये तीसरा प्रश्न है जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में पूछा गया। मैं इसके माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूं कि प्रश्न रिपीट होते हैं, और 10-20 प्रश्न भी रिपीट हो गए तो आपका कल्याण हो जाएगा यदि ठीक से आप उन प्रश्नों को पढ़कर गए। दूसरा, प्रश्नों की प्रकृति के माध्यम से आप जान पाते हैं कि हमें नोट्स को पढ़ते समय, कंटेंट को पढ़ते समय किन बातों का ध्यान रखना। आप खुद अपने मन मस्तिष्क में प्रश्नों का निर्माण करके उसको पढ़ सकते हैं। उसके लिए प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता नहीं है? तो यह आपको पूछ लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो है योग्यता क्या है, तो वो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। और दूसरी योग्यता है या तो वो एक या अधिक न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट रहा है, या कम से कम वो 5 वर्षों के लिए जो है न्यायाधीश के रूप में रहा है, या वो एक प्रतिष्ठित विधिवेता होना चाहिए राष्ट्रपति की नजर में। लेकिन कहीं पर भी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए का प्रावधान नहीं है। देखिए, जिसकी अधिकतम आयु का निर्धारण है उसकी न्यूनतम आयु नहीं होती। और ध्यान रखना, न्यायाधीशों की कोई न्यूनतम आयु नहीं होती है, न्यायाधीशों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। वो जिस दिन न्यायाधीश बनते हैं उस आयु से, सुप्रीम कोर्ट में है तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, और हाई कोर्ट में है तो 62 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। इस बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यायाधीश को न्यूनतम कितने समय के लिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उसको अनुभव होना चाहिए? 5 वर्ष है। ध्यान रखना, 63 में 5 वर्ष आप लोगों के हो जाएगा। ठीक है। अगला, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको देगा? भाई जिसने नियुक्ति की उसी को त्यागपत्र देंगे। भारत के राष्ट्रपति को संबोधित कर वो अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। और अनुच्छेद 124 के खंड 2 के परंतु में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के परंतु के भी ए में इसका उल्लेख है। इतने भीतर के आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है। तो राष्ट्रपति को संबोधित करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी अक्षमता और सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जाता है? देखिए, मैंने बता दिया 2 आधारों पर उनको हटाया जाता है, कदाचार और अक्षमता। यहीं पर अभी हमने चर्चा की थी। ठीक है, कौन हटा सकते हैं?
हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में लाना है तो 100 और राज्यसभा में लाना है तो 50 सदन के सदस्यों की सहमति होनी चाहिए, हस्ताक्षर सहित उनकी प्रस्ताव सदन के अध्यक्ष को देना होता है। सदन का अध्यक्ष उसे स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। तो ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में, और हमने इसके बारे में चर्चा आप लोगों के साथ में की थी। दूसरा, आपको यह ध्यान होना चाहिए कि लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। वी रामास्वामी उच्चतम न्यायालय के एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जिनको हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किए जाने के कारण। तीसरी बात आपको यहां पर यह ध्यान में रखनी है कि संसद के दोनों सदनों से अलग अलग प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। संसद के दोनों सदनों से अलग अलग प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया था और वेंकैया नायडू ने उसको अस्वीकार कर दिया था। तो उत्तर इसका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति, और संसद के दोनों सदन जो सिफारिश करेंगे वो सिफारिश उनकी विशेष बहुमत से होगी। कैसे बहुमत से? विशेष बहुमत जैसी शब्दावली लिखी हुई नहीं है। विशेष बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों से समर्थित समावेदन पारित होने के बाद में राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा उनको हटाते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? विशेष बहुमत सहित संसद के दोनों सदन। यह भी बात सही है, लेकिन संसद के दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद में हटाएंगे कौन? राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा हटाएंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है संविधान का अतिक्रमण करने पर, लेकिन संसद के जिस सदन में भी लाया जाता है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। जबकि न्यायाधीश के लिए लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50। जबकि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं तो लोकसभा और राज्यसभा जिस सदन में प्रस्ताव लाया जा रहा है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। और प्रत्येक सदन के द्वारा प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। महाभियोग का प्रस्ताव है, इस बात का भी ध्यान रखना है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं सदन के निम्न सदन साधारण बहुमत से नहीं, सदन के उस सदन 2/3 बहुमत से नहीं, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से नहीं, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत के द्वारा। इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कॉन्स्टिट्यूशन में। और आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद 124 के खंड 4, अनुच्छेद 124 के खंड 5 और न्यायाधीश जांच अधिनियम जो बनाया गया 1968 अनुच्छेद 124(5) के तहत ही इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो अनुच्छेद 125 के तहत इनके वेतन का निर्धारण जो किया जाता है वो संसद के द्वारा किया जाता है।